हेलो गाइज, दिस इज दिलीप और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज की एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसके 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाके उसे ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। गाइज, इस सीरीज में ये 7वां पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। गाइज, सबसे जो पहला टॉपिक हम देखेंगे एपेक के बारे में देखेंगे, जिसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। यानी एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ के बीच में एक इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था एपेक। ये ऑस्ट्रेलिया में फाउंडेशन इसका हुआ था 1989 ऑस्ट्रेलिया में, और हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर है। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, सिंगापुर कहाँ पे है, आइए मैप में देखते हैं। गाइस, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे इसका फाउंडेशन हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सिंगापुर। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस, चलिए। गाइस, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक फोरम है। फोरम का मतलब होता है कि ऐसी जगह या ऐसी मीटिंग जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अपने आइडियाज़ के बारे में डिस्कस कर सके। तो यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली कंट्रीज़ है वो 21 मेंबर इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं जो पैसिफिक रिम में आती हैं। पैसिफिक रिम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। पैसिफिक रिम का मतलब क्या होता है। पैसिफिक रिम जो है पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट होता है, इंक्लूडिंग जापान, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिम। आइए मैप में इसको देखते हैं ये क्या है। गैस, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो इसे क्लियर कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है टोटल, चूँकि ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये टोटल एरिया हमारा पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे टोटल 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं। यही मिलकर ही आपस में जो आइडियाज़ होते हैं उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइज, चलिए। एपिक का जो आइडियाज़ है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक ने 1989 में दिया था, और इसका मेन उद्देश्य सिर्फ फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है गाइस? फ्री ट्रेड का मतलब है कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उस पर टैक्सेस की कोई लिमिट नहीं होगी। यानी मीन्स नो लिमिट ऑन टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। यानी जो भी सामान अपने देश में आ रहा है या दूसरे देश में हम बेच रहे हैं, उस पर जो लगने वाला टैक्स है वो नहीं लगेगा। तो कहने मतलब फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है। और वो किस जगह, पूरे वर्ल्ड में नहीं, ओनली एशिया पैसिफिक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में ही केवल ये लागू होता है। इसमें 21 मेंबर कंट्री जो हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएसए, वियतनाम और ताइपे, ये सारे 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं। यही मिलकर ही एपिक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं। तो गाइज, एक बात आपको ये भी बता दें कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो इंडिया उसमें एपेक का मेंबर नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। इनकी जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी सबसे पहली वाली, ये 1989 में जापान में हुई थी। जब ये इस्टेब्लिश हुआ था उसी समय ही फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। ये हर साल होती है, इस बात का ध्यान रहे। ये हमने मैप देख लिया है। सेकंड टॉपिक देखते हैं G8 के बारे में, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8। ये फ्रांस के द्वारा 15 नवंबर 1975 को क्रिएट किया गया था। पहले इसको G6 नाम से जाना जाता था, क्योंकि G6 में 6 कंट्री मिलकर ही G6 का शुरुआत किया था। यानी इसका जो फॉर्मेशन है वो G6 में 6 कंट्री, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूएस, यूके, इन्होंने मिलकर ही इसका फॉर्मेशन किया था। फ्रांस, गैज मैंने आपको बताया जितनी भी कंट्रीज़ का नाम हम लेते हैं तो इन कंट्रीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस कॉन्टिनेंट में है और क्या इनकी कैपिटल है, क्या इनकी करेंसी है। फ्रांस का मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रांस जो है एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसकी पेरिस है।
और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है और फ्रैंक भी है, ये भी याद रखें। इटली है, इटली भी यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका रोम है और करेंसी यूरो है। अब जर्मनी आती है तो जर्मनी भी यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसकी बर्लिन है और करेंसी इसकी यूरो है। जापान के बारे में बात करें तो ये ईस्ट एशिया कंट्री है, कैपिटल इसका टोक्यो है और करेंसी इसका येन है। गाइस, विश्व की सबसे महाशक्ति यूएसए, इसके बारे में हमें जानकारी होना ही चाहिए। यूएसए में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है ये। कैपिटल इसकी जो वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और करेंसी इसकी यूएस डॉलर होती है। गाइस, यूके आप बताएंगे, मैंने पहले भी वीडियो में आपसे बोला था बताने के लिए, लेकिन किसी ने उसमें कमेंट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, यूके जो है यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका लंदन है और करेंसी इसका पाउंड है। और गाइस, मैंने आपको ये भी बोला था कि आप कमेंट करके बताएंगे कि एक पाउंड में रुपए की वैल्यू क्या है इसमें, लेकिन आपका किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसका मतलब ये लगता है कि गैस सिर्फ आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आप फोकस नहीं हो। तो प्लीज़ आप ज़रूर फोकस हो जाइए, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, इससे आप में एक पॉजिटिव एग्रेशन बनेगा किसी चीज़ को पाने की। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि एक पाउंड की जो वैल्यू है करंट में, वो फ्यूचर में बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, 1976 में कनाडा ने ग्रुप को ज्वाइन किया था। तो पहले जो G6 था अब वो बन गया G7, यानी 7 देशों का ग्रुप बन गया। 1997 में रसिया भी ऐड हुआ, तो G7 से अब वो G8 हो गया। इसकी हिस्ट्री देखिए, एक क्रोनोलॉजी देखिए, तो ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर आता है कि कनाडा कब ग्रुप 8 में शामिल हुआ और रस रसिया जो है ग्रुप 8 में कब शामिल हुआ। क्यों गाइज, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम जब ब्रिक्स के बारे में देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में आपके कहीं पर भी पूछे जा सकते हो। तो ये याद होना चाहिए कौन सी कंट्री कब ऐड हुआ, कब ये G6 था, G6 में वो 6 कंट्री कौन कौन से थे, फिर G7 में कौन सा कंट्री आके ऐड हुआ कौन सी ईयर में, फिर G8 में कौन सा कंट्री ऐड हुआ कौन से ईयर में, ये हमें पता होना चाहिए। तो गाइज, ये G8 अब एक कंप्लीट बन चुका है। इसका जो खासियत है मेन, इसकी टोटल वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 15% यानी 15% जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। यानी ग्रुप 8 में टोटल वर्ल्ड का 15% पॉपुलेशन होता है। इसकी जो ग्लोबल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 40.9% है। इंडिया ग्रुप 8 का मेंबर नहीं है, इस बात का याद रखें। जैसा कि आप पिक में भी देख पा रहे होंगे, एक पिक्चर मैंने यहाँ पे पोस्ट कर रखा है जिसमें यूके, रशिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस। गाइज, इनको देखने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का फ्लैग किस तरह का दिखता है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूपीएससी का, अगर आप यूपी पीसीएस का या यूपी पीएससी का या किसी भी स्टेट सर्विसेज के पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपसे सीधे 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 फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा जाता है कि आपके डेली ऑब्जर्वेशन को चेक किया जाता है। तो गाइज, इसका ध्यान जरूर दें। जैसे हम जापान बोल दें, जापान का देखिए टोटल फील्ड जो है उसका वाइट है और बीच में एक डार्क रेड स्पॉट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। पहले G8 तो बन गया था, फिर 5 कंट्री अलग से आकर मिले, जिसको हम +5 मेंबर कहते हैं या आउटरीच 5 बोलते हैं उनको। या आउटरीच 5 मेंबर कौन से थे? ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। गाइज, मैं सभी का नहीं बताऊँगा, लेकिन ब्राज़ील का आपको बता दे रहा हूँ। ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कंट्री है, कैपिटल इसका जो है ब्राज़ीलिया है और करेंसी इसका रियाल है। और 2 और बता दे रहा हूँ, मैक्सिको का और साउथ अफ्रीका का। मैक्सिको गाइज ये एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, ये आपका रिपीट हो रहा है तो आप एक रिवीजन के तौर पे इसे लीजिए। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और इसका जो कैपिटल है मैक्सिको सिटी है और करेंसी पेसो है, PESO, पेसो। और नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक सदर्न अफ्रीका कंट्री है, एक सदर्न अफ्रीका कंट्री है। आपको पता, मैं आपको गाइस दिखा दे रहा हूँ ये अफ्रीका कहाँ पे है।
ये है गाइस, मैं यहाँ पे इसमें मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे है, इस जगह पे है। मैं थोड़ा सा और इसे पिक्चराइज कर रहा हूँ ठीक से। ये लास्ट में आप जो देख पा रहे हैं ये है साउथ अफ्रीका, और ये टोटल तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये जो नीचे वाला छोटा सा गोला बनाया है ये वाला एरिया जो है साउथ अफ्रीका है। तो इस बात का ध्यान रहे कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। और इसकी जो करेंसी है, कैपिटल है गाइज, ये इसकी 3 कैपिटल हैं। साउथ अफ्रीका के टोटल 3 कैपिटल है, ये इस बात का ध्यान रहे। एक कैप टाउन है, दूसरा प्रिटोरिया है, तीसरा ब्लोम फाउंटेन है। ब्लोएम फाउंटेन है। कैप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और जबकि ब्लोएम फाउंटेन जो है ये आपका जुडिशियल कैपिटल है, यानी जो न्याय प्रणाली है वो ब्लोएम फाउंटेन में होता है, और कार्य प्रणाली प्रिटोरिया में होता है। और विधायक वाली जो विधानसभा वाली होती है कैपिटल, जहाँ पे लेजिस्लेटिव से रिलेटेड मैटर सॉल्व किए जाते हैं, वो है कैप टाउन में। तो ये टोटल 3 कैपिटल हैं, इसके बारे में ध्यान रहे। इसकी जो करेंसी है RAND, रैंड, RAND। और यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है गाइज, आपने जोहानिसबर्ग के बारे में सुना होगा, जोहानिसबर्ग। तो ये लार्जेस्ट सिटी है साउथ अफ्रीका की। गाइज पिट्सबर्ग समिट हुई थी 2009 में। 2009 में पिट्सबर्ग समिट हुई थी। इसमें ये डिसीजन लिया गया कि G8 बहुत ही छोटा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसने G8 को रिप्लेस कर दिया बाय मेन इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ वेल्दी नेशन। जो बड़े धनी देश थे उनसे ये रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि G20 में 20 देश थे, जबकि G8 में केवल 8 कंट्रीज थे। वो भी बाद में रसिया सस्पेंड भी हो जाता है, तो G7 ही बचते हैं। तो उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो G20 ने पिट्सबर्ग समिट 2009 में G8 को रिप्लेस किया था। रसिया सस्पेंड कर दिया गया था G8 से। कारण क्रीमियन क्राइसिस वार 2014 में ये शामिल हुआ था। था क्या क्रीमियन क्राइसिस, था क्या? देखिए गाइज, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, कौन सा वार कब हुआ था, लेकिन एक हम पढ़ रहे थे, एक मोटा मोटा जानकारी हमें होना चाहिए। क्रीमियन क्राइसिस गाइज, मैं आपको बता दूं कि यूरोप का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो यूक्रेन है। तो यूक्रेन का ही पार्ट था क्रीमिया। क्रीमिया एक जगह है जो कि यूक्रेन का ही पार्ट था, जो कि यूरोप के ईस्ट में पड़ता है। और ये जो काला सागर है, ब्लैक सी जिसको बोलते हैं, उसके नॉर्थ में ये क्रीमिया कंट्री पड़ती है, क्रीमिया जगह पड़ता है, और वो भी यूक्रेन का पार्ट था ये। और क्रीमिया जो है एक तरह का पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ हो। एक ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो या सागर से घिरा हुआ हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो इस बात के ध्यान रहे। तो हुआ क्या, क्रीमिया क्राइसिस कैसे हुआ, कि पहले ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 में पुतिन, जो रूस के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने इसे रूसी संघ में मिला लिया। यानी जो जो रसियन संघ होता है उसमें इन्होंने मिला लिया। और उसी समय यहाँ पे 40वां G8 समिट भी होने वाला था। तो ये एक विवाद का विषय बन गया, क्योंकि पहले यूक्रेन का पार्ट था, फिर ज़बरदस्ती बाय फोर्स जो है 2014 में पुतिन ने इसे रूसी संघ में मिला लिया, और उसी समय यहाँ पे G8 समिट होने वाला था, 40वां वाला। इसलिए सभी जो बाकी कंट्रीज़ थे, 7 कंट्रीज जो थे रसिया को छोड़ के, तो उन्होंने डिसीजन ये लिया कि जो 40वां G8 समिट होगा रूस में, वो नहीं होगा वहाँ पर। तो इस तरह से रूस को 40वें G8 समिट जो होने वाला था उससे वहाँ से सस्पेंड करके बेल्जियम में कर दिया गया, तो वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद से गाइस फिर समिट नहीं हुआ, क्योंकि जब ये 2014 में इसे बाहर निकाला गया, उसके बाद इसने क्या किया कि 2017 में परमानेंटली विड्रॉ कर लिया G8 से, कि अब मैं G8 का पार्ट नहीं रहूँगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि क्रीमियन क्राइसिस था क्या। पहला जो G6 या G7 या G8 कह दीजिए, क्योंकि G6 था, फिर कनाडा जुड़ा, G7 हुआ था, फिर रसिया जुड़ा था, G8 हुआ था। तो इस तरह से इनमें से कोई भी नाम आप ले सकते हैं, दोनों तीनों सेम ही हैं। तो फर्स्ट जो समिट हुई थी ये 1975 में फ्रांस में हुई थी, इस बात का ध्यान रहे। गाइस, इस पिक्चर आप देख रहे होंगे, पिक्चर में आप एक G7
वाला जो डार्क ब्लू वाला एरिया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं टोटल, ये G7 था, ठीक है। अगर इसे कर दें तो कनाडा ऊपर हो गया, यानी कनाडा निकल गया, तो नीचे G6 हो गया, इसे हम बोलते हैं G6। कनाडा वाला भी ले लीजिए तो G7 हो गया। अब G8 अलग से इसलिए दिख रहा है क्योंकि रसिया ये जो है अब ये बाहर हो चुका है, तो अब बचा है केवल G7 ही बचा है, तो इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट गाइस चलते हैं G8+5। गाइस G8 में 5 कंट्री और भी मिले, और वो 5 कंट्री कौन कौन से थे आप ये देख सकते हैं, जिसमें आपका ये मैक्सिको वाला सिटी आता है, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। गाइज ये ऊपर जैसे आप G8+5 देख रहे होंगे, जिसमें जो +5 मेंबर थे उसमें ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका था, ये मैंने दिखाया था। आइए इसमें मार्क करके देखते हैं ये कंट्री मैप में कहाँ दिख रहे हैं। गाइज ये देखिए, ये आपका मैक्सिको है, ये आपका मैक्सिको है, और ये है आपका अमेरिका USA, और ये आपका कनाडा है। तो गाइज जो येलो वाला पार्ट है ये है आउटरीच 5, यानी जो 5 मेंबर बाद में जुड़े थे G8 से, तो ये वो वाले हैं। तो ये हो गया आपका मैक्सिको, ये हो गया ब्राज़ील, ये हो गया साउथ अफ्रीका, ये हो गया इंडिया, और ये हो गया चाइना। ये 5 कंट्री आपस में आके मिले थे, और जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है गाइज ये हमारे G8 के मेंबर थे, जो परमानेंट मेंबर थे, ठीक है गाइज। लेकिन एक बात और है गाइज, यूरोपियन यूनियन एक समय G8 को प्रेजेंट कर रहा था, रिप्रेजेंट करता था, लेकिन इसको एक बात बोला गया, एक बात इस कंडीशन रखी गई थी, ये कभी होस्ट नहीं करेगा, होस्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसमें कुछ सुधार हुए, कुछ संशोधन हुए, तो 40वां समिट 2014 में जो हुआ था उसमें चूँकि रसिया में होना नहीं था, इसलिए बेल्जियम में होना तय हुआ, और बेल्जियम हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो जब भी हमें ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यूरोपियन यूनियन ने G8 समिट में कब सब पार्टिसिपेट किया था, तो हमें पता होना चाहिए कि 2014 में पार्टिसिपेट किया था, और ये 40वें समिट में किया था G8 के, ठीक है गाइज, ये हमें पता होना चाहिए। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अभी थोड़ी देर में दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए।